हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे हैं। टारगेट पॉलिटेक्निक के सीरीज में हम लोग आगे बढ़ रहे थे। आप लोग का एग्जामिनेशन बहुत करीब है, तो बिल्कुल हेजिटेट होने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल पैसेंस लेके चलेंगे और उसी में आज एक बहुत ही छोटा सा और खूबसूरत सा लेक्चर आपके लिए फिजिक्स का लेके आपके बीच उपस्थित हैं। एक बार और कहते हैं कि जो शारदा क्लासेस के इस चैनल को जिस किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, आप क्या कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। लाइक करना, कमेंट करना, ये सब बहुत ज़रूरी है। आप अगर ऐसा करते हैं तो सामने वाला जो काम करता है उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ता है। तो चलिए आज के इस छोटा सा लेक्चर में स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का लेक्चर। ठीक है, तो फिजिक्स का क्वेश्चन आपके बीच रखा गया है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके बीच लाए गए हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ग इकाई है, यानी लाइट ईयर जो होता है वो आपका यूनिट होता है। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, यानी प्रकाश वर्ष जो है वो आपका इकाई होता है। प्रकाश वर्ष जो है लाइट ईयर वो आपका यूनिट है। तो वो किसका यूनिट है यही जानने की कोशिश हम लोग करते हैं। तो 1 लाइट ईयर जो होता है बेटा वो यूनिट कहता है प्रकाश तीव्रता का, समय का और प्रदीप्ति की, और चौथा दिया हुआ दूरी। तो किसका यूनिट होता है? डिस्टेंस का यूनिट होता है। 1 लाइट ईयर जो होता है यानी द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर। 1 लाइट ईयर मीन्स the distance traveled by light in a year, या in 1 year। यानी क्या, प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, एक वर्ष में तय की गई दूरी, यानी प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में जो दूरी तय किया जाता है वही आपका 1 लाइट ईयर के बराबर होता है। कितना के बराबर होता है? 1 लाइट ईयर के बराबर होता है। तो प्रकाश का स्पीड होता है वो आपको पता है। स्पीड क्या होता है प्रकाश का, जिसको हम लोग c से डिनोट करते हैं। स्पीड ऑफ लाइट c क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आपका स्पीड होता है लाइट का, नहीं। और टाइम आपका कितना दिया हुआ है? तो टाइम आपका हो गया 365 डेज होता है। 1 ईयर में कितना? 12 मंथ्स, या 1 ईयर में कितने? 365 डेज। डेज को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 डे में कितने आवर्स होते हैं? तो 24 आवर्स होता है। तो 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतने आवर्स हो गए। 1 आवर में कितना? तो 60 मिनट। तो 60 से कर देंगे, फिर 60 से कर देंगे, तो इतना क्या हो जाएगा? सेकेंड हो जाएगा। इतना सेकंड हो गया। स्पीड पता चल गया, टाइम पता चल गया, तो डिस्टेंस नहीं लिख लेगा। तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा? स्पीड गुने टाइम, क्योंकि स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड गुने टाइम, स्पीड गुने टाइम। तो स्पीड कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। गुने टाइम कितना हो गया भाई? तो टाइम आपका हो गया 365 इंटू कितना? तो 24। थोड़ा सा लंबा स्पेस लेते हैं, जैसे स्पीड बराबर क्या? तो डिस्टेंस बटा टाइम हो गया। तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा? तो स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। स्पीड कितना दिया हुआ है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ध्यान से समझिएगा, एक एक चीज़ तोड़ देते हैं, आज के बाद प्रॉब्लम नहीं होगा। स्पीड इंटू टाइम, और टाइम कितना है? तो 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 हो गया इतना सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड क्या हो जाएगा? कट गया। सेकेंड से सेकेंड गायब हो गया। अब इस सब को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका सेकेंड गायब मीटर में आ जाएगा, और टोटल मल्टीप्लाई करने के बाद 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर। तो डिस्टेंस, तो यूनिट जो आया, डिस्टेंस जो ट्रेवल किया गया, तो एक लाइट के द्वारा
यानी लाइट के द्वारा जो 1 ईयर में जितने डिस्टेंस ट्रेवल किए जाते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, लाइट ईयर कहलाता है। तो लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। कैसे आया, तो 1 लाइट ईयर आपको कितना के बराबर होता है, इतना मीटर के बराबर होता है। इसको लाया कैसे गया वो भी आपके सामने हमने समझा दिया कि डिस्टेंस जो ट्रेवल किया जाता है किसके द्वारा, तो लाइट के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा 1 साल में वही लाइट ईयर कहलाता है। प्रकाश के द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी लाइट ईयर है। स्पीड आपका प्रकाश का पता है। टाइम हमने क्या किया, इतना 1 ईयर में कितना 365 डेज होगा, 24 आवर हो जाएगा। 24 आवर फिर तो 365 को 24 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो घंटा आ जाएगा। घंटा को 60 से गुना कर दीजिएगा, मिनट आ जाएगा। मिनट को 60 से गुना कर दीजिएगा, सेकेंड आ जाएगा। 2 चीज़ पता था, हमने क्या निकाल दिया, तो यहाँ से डिस्टेंस पता था, टाइम पता, स्पीड पता था, टाइम पता था। यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट सी से, तो सी गुने टी कर देंगे तो डिस्टेंस निकल जाएगा। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन था, समझ में आया, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, एकदम लाजवाब क्वेश्चन था। चलिए, ऐसे ऐसे आप पढ़े थे लेकिन फिर भी बहुत ज़रूरी था बेटा। इस लेक्चर में बहुत ही यूनिक आपको क्वेश्चंस लाए गए हैं और ऐसा क्वेश्चंस लाया गया है जो आप पढ़ते हैं और आपको आवश्यकता होती है। ये टॉपिक जो हम पढ़ाएंगे इससे पहले भी पढ़े थे, लेकिन इसमें बिल्कुल आपको मॉडर्न टाइप का जो है, मॉडर्न फिजिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन लिया गया है। और एक एक क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं जहां पर कन्फ्यूजन आपको बहुत ज़्यादा होते रहता है। जैसे देखिएगा, आपके सामने क्या कहता है, समष्टि यानी सृष्टि में लगभग कुल आकाश गंगाओं की संख्या कितनी है। तो आकाश गंगा क्या होता है, सबसे बड़ी चीज़ है कि आकाश गंगा क्या होता है। आकाश गंगा कहते किसको है, तो आकाश गंगा हम लोग गैलेक्सी को कहते हैं। किसको कहते हैं, गैलेक्सी को। कहता है कि हमारा सोलर सिस्टम जो होता है, हमारा सोलर सिस्टम कहाँ स्थित है, तो इसी आकाश गंगा में स्थित है। जो हमारा सौर मंडल है वो टोटल का टोटल हमारे सौर मंडल जो है वो किस में उपस्थित है, तो वो आपके आकाश गंगा में उपस्थित है। अब कहता है कि इसका आकृति जो होता है वो आपका स्पाइरल शेप का होता है। कैसा शेप का होता है, स्पाइरल शेप का इसका आकृति होता है। इसका एक बड़ा केंद्र होता है, यानी जो आकाश गंगा होते हैं इसके एक बहुत बड़े सेंटर होते हैं, ठीक है। एक बहुत बड़ा केंद्र होता है जहाँ से बहुत सारे वक्र भुजाएं यानी बहुत सारे टेढ़ी रेखा जो होता है, जिसको वक्र मतलब होता है तिरछा या टेढ़ा, तो वहाँ से बहुत सारे कर्व लाइंस जो है वो आपके बाहर निकलते हैं। किससे, आकाश गंगा जो है उसमें हमारा सौर मंडल है और आकाश गंगा के पास एक बहुत बड़ा केंद्र होता है और उस केंद्र से बहुत सारे वक्र रेखाएं जो है वो आपको बाहर निकलते हैं। कहता है कि हमारा सोलर सिस्टम इसकी सिकरी हिंस भुजा पर स्थित है, यानी इसका एक छोटा सा भुजा, आकाश गंगा का एक छोटा सा भुजा है, सिकरी भर यानी बिल्कुल क्षणिक भर। आकाश गंगा इतना बड़ा है कि उसके एक छोटा सा भुजा पर पूरा हमारा सौर मंडल स्थित है। जो हमारा पूरा सोलर सिस्टम है वह आपको उसी पर स्थित है। किस पर स्थित है, तो वो हमारा आकाश गंगा जो है उसके क्षणिक भर हिस्सा में आपका पूरा का पूरा सोलर सिस्टम स्थित है। अब कहता है कि गैलेक्सी में लगभग 100 से लेके 400 अरब के बीच स्टार्स हैं। ये जो आपका गैलेक्सी आपके आकाश गंगे होते हैं उसमें तारों का संख्या जो होगा, आकाश गंगा में जो तारा का संख्या है वो लगभग आपका 100 से लेके 400 अरब के बीच में इतने आपके तारे हैं, इतने आपके स्टार, 100 से 400 अरब स्टार्स आपको इसमें पाए जाते हैं। और कहता है कि लगभग 40 अरब प्लैनेट्स, यानी इसमें जो ग्रह का संख्या है, तो गैलेक्सी इतना बड़ा है, गैलेक्सी आकाश गंगा जो होता है वो इतना बड़ा है कि उसके एक छोटे से हिस्से में तो हमारा पूरा का पूरा सोलर सिस्टम समाहित है। पूरे के पूरे सोलर सिस्टम, उसका एक क्षणिक वर्ग जो हिस्सा है उसमें पूरा का पूरा सोलर सिस्टम समाहित है। और इस गैलेक्सी में लगभग 100 से लेके 400 क्या है, स्टार्स है, यानी इतने आपके तारे हैं। जब तारा का संख्या इतना है तो तारा इतना बड़ा होता है, तो इसमें कहता है कि इसमें प्लेनेट कितना होगा, तो लगभग आपको 40 अरब इसमें ग्रह पाए जाते हैं। 40 अरब क्या पाया जाता है, ग्रह पाया जाता है। तो यही हमारा आकाश गंगा था। तो पूछ रहा था कि आकाश गंगाओं की संख्या सृष्टि में लगभग कुल आकाश गंगा, तो आकाश गंगा का संख्या कितना है, तो आप सोच सकते हैं
कि इस पूरे सृष्टि मंडल में कितने ज़्यादा आकाशगंगा, एक आकाशगंगा का छोटा सा कहानी जब आपको टेलर दिखाए हैं तो इतना कुछ समझ में आ रहा है। और सृष्टि में जो आकाशगंगाएं पाए जाते हैं वो लगभग आपका 10 पे पावर कितना, 11, 10 टू दी पावर 11, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब के बराबर है। कितना, 10 अरब, यानी 10 टू दी पावर 11, यानी 10 अरब आकाश गंगाएं पाए जाते हैं। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। एक एक पॉइंट जो आपको दिखाया गया है उसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। और कई एक बार पूछा ही है, पूछ सकता है कि आकाश गंगाओं की संख्या कितना है, इसमें ये क्वेश्चन था। ऐसा भी आपसे पूछ सकता है कि आकाश गंगा का शेप कैसा होता है, उसका आकृति कैसा होगा, तो स्पाइरल होगा। आकाश गंगा के पास केंद्र पाया जाता है या नहीं पाया जाता है, तो पाया जाता है। छोटा होता है या बड़ा होता है, तो बड़ी विशाल चीज़ है तो उसका केंद्र भी बड़ा होगा। ठीक है, आकाश गंगा के पास वक्र भुजाएं पाए जाते हैं, यानी कर्व लाइंस जो होता है, कर्व्स आर्म पाए जाते हैं कि नहीं, तो पाए जाते हैं। हमारा सोलर सिस्टम से छोटा होता है या बड़ा होता है, तो हमारे सोलर सिस्टम से बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो आप पूछेगा कि आकाश गंगा में लगभग स्टार्स का संख्या कितना है, तारे कितने पाए जाते हैं, आकाश गंगा में ग्रह कितने पाए जाते हैं, तो तारे आपके 100 से लेके 400, और ग्रह लगभग कितना होता है, 40 अरब प्लैनेट्स पाया जाता है। समझ गए। तो कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछ दे तो बिल्कुल हेजिटेट होने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल सटीक जवाब देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब कहता है कि हमारी अपनी आकाश गंगाएं द मिल्की वे है। हमारा अपना जो आकाश गंगा है वो क्या है, द मिल्की वे है। द मिल्की वे आकाश गंगा है, तो कहता है कि एक ऐसा द मिल्की वे ऐसा आकाश गंगा है जिस आकाश गंगा में हमारा पृथ्वी स्थित है। द मिल्की वे आकाश गंगा में ही हमारा पृथ्वी जो ग्रह है वो उसमें स्थित है, और जिसमें सोलर सिस्टम है, और इसी में आपका सोलर सिस्टम भी इसी में है। अब पूछ रहा था आकार का कहानी, हमने अभी अभी बताया है कि जो आकाश गंगाएं होते हैं उसी का एक छोटा सा हिस्सा है क्या, द मिल्की वे आकाश गंगा। तो द मिल्की वे आकाश गंगा जो है उसका शेप कैसा होगा, तो आकाश गंगा का शेप ही होता है स्पाइरल, तो इसका भी शेप क्या होगा, स्पाइरल होगा। तो आकार आपका क्या हो जाएगा, स्पाइरल, हमने पहले ही बताया था। ठीक है, और इसी द मिल्की वे में हमारा पृथ्वी पाया जाता है। हमारा पृथ्वी भी क्या है, इसी में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, टंगस्टन कितने डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है। तो टंगस्टन वायर के विषय में आप जानते होंगे, पहले 100 वाट का, 200 वाट का, 500 वाट का बल्ब आता था। अब तो एलईडी आ रहा है नहीं तो पहले जो बल्ब आता था तो उसमें आप देखते होंगे ऐसे करके फ्यूज रहता था, 3 तार ऐसे निकला हुआ रहता था, ऐसे करके ऐसे करके 3 तार निकला हुआ रहता, तीनों तार के बीच में आपका एक तार ऐसे जाता था, ऐसे फंसा हुआ रहता था। जब ये तार यहाँ से टूट के गिर जाता था, ठीक है, तो बल्ब आपका फ्यूज कर जाता था। ठीक है, और जब ये तार टूट के नहीं गिरता था तो बल्ब आपका फ्यूज नहीं करता था। तो ये तार जो बेटा बना हुआ था ये आपको टंगस्टन वायर था। कौन सा वायर था, टंगस्टन वायर था। कौन सा वायर था, तो टंगस्टन का तार बना हुआ था। इसका पूछ रहा है कि इसका जो पिघल यानी मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ये कितना डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है। तो आपको पता होगा कि 100 डिग्री सेल्सियस वाला बल्ब, 500 डिग्री सेल्सियस वाला बल्ब, 1000 डिग्री से 1000 वोल्ट वाला बल्ब आता था। तो 1000 तक जो 1000 वाट, 2000 वाट, 100 वाट ऐसे करके बल्ब आते थे। तो 1000 वाट वाला बल्ब भी जलता था, तो उसमें भी यही वायर हुआ करते थे। तो जब आप लंबे समय तक बल्ब को जलाते तो लंबे समय तक जलने के बाद ये होता था कि उसका तार यानी उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था। बढ़ते बढ़ते एक समय आता था, ऐसा आता था कि तार पिघल कर टूट जाता था, बल्ब आपका फ्यूज कर जाता था। तो वही पूछ रहा है कि टंगस्टन वायर का मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा, पिघलन बिंदु। तो आपका 3000 डिग्री सेल्सियस पर टंगस्टन का तार आपका पिघल जाता है। 3000 डिग्री सेल्सियस पर उसका तार क्या होगा, बिल्कुल आपका पिघल जाता है, मेल्ट कर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या कहता है, एक प्रोटो स्टार है। क्या है, एक प्रोटो स्टार है। तो प्रोटो स्टार क्या होता है उसके विषय में हम जरा सा आपको बता दें तो बिल्कुल समझ में आएगा। प्रोटो स्टार किसको कहा जाता है उसके विषय में जानकारी लेते हैं। कहता है यह एक बहुत छोटा तारा होता है। नाम से ये प्रोटो स्टार, क्या नाम है, प्रोटो स्टार। कहता है कि प्रोटो स्टार एक आपका स्मॉल स्टार होता है, बहुत ही छोटा, वेरी स्मॉल स्टार्स होते हैं, बहुत छोटा तारा होता है। क्या होता है, तारा होता है। दूसरा कहता है कि जो
अपनी मूल आणविक बादलों यानी पेरेंट मॉलिक्यूलर क्लाउड से द्रव्यमान एकत्र कर रहा है। यानी क्या कहता है कि इसका जो मास होता है यानी ये बहुत छोटा होता है, इसका जो मास होता है तो ये आपका होता क्या है, तो जैसे वर्षा लगाता है तो पानी के बादल बन जाते हैं आकाश में, बिल्कुल उसी तरह से कहता है जो अभी भी अपनी मूल आणविक बादल यानी वो आपका जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपको क्लाउड्स के फॉर्मेशन करते हैं और उसका टोटल का टोटल मास किसी केंद्र पर उपस्थित होता है। बाई सेंटर ऑफ मास हम जानते भी हैं कि किसी भी वस्तु का जो टोटल का टोटल भार होता है, जो द्रव्यमान होते हैं उसके, ठीक है, फिजिक्स में तो नहीं कह सकते हैं भार, लेकिन जो टोटल ऐसे केमिस्ट्री में हम देखें तो वहाँ पर मास और वेट में कोई अंतर नहीं होता है। तो टोटल का टोटल जो द्रव्यमान होगा किसी भी वस्तु का वह उस वस्तु के किसी एक बिंदु पर उपस्थित रहता है। तो वही कहता है कि जो अभी भी अपने मूल आणविक बादलों से द्रव्यमान एकत्र कर रहा है, यानी उसका जो मूल मॉलिक्यूलर क्लाउड्स जो है उस मॉलिक्यूलर क्लाउड्स की मदद से उस सारे मॉलिक्यूलर क्लाउड्स को एक जगह जब मिला देंगे तो उसका जो मास होगा वही उस स्मॉल स्टार का क्या होता है, मास होता है। कहता है आसपास के मॉलिक्यूलर क्लाउड घनी धूल और गैस से बने होते हैं। जैसा कि अभी अपना बादल देखते हैं तो कहता है कि उसके आसपास यानी इसके जस्ट आसपास जो क्लाउड्स होता है वो आपको किससे बना होता है, तो मॉलिक्यूलर क्लाउड, वो भी आपको आणविक बादल ही होता है, लेकिन किसका, धनी धूल और गैस का होता है। क्या होता है, धनी धूल और गैस से निर्मित बना होता है, जो केंद्र की ओर खींचे जाते हैं जहां प्रोटो स्टार रहता है। अब क्या करता है कि ये प्रोटो स्टार आपका एक स्मॉल स्टार होता है जो जहां तक फैला होता है सारे को एकत्रित कर दीजिएगा और उसका जो मास होगा वही आपका प्रोटो स्टार का मास होगा। उसके जस्ट बाहर या उसके सराउंडिंग्स में जो आपका धूल मिट्टी कण या गैस के जो क्लाउड्स होते हैं, गैस का जो आपका मॉलिक्यूलर क्लाउड्स होता है, उन सभी को प्रोटो या स्टार क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करने का काम करता है। ठीक है, अब कहता है कि एक प्रोटो स्टार है, तो प्रोटो स्टार क्या है, चार ऑप्शन है, प्रकाश उत्सर्जित करता है, दूसरा कहता है गैस की छोटी श्वेत गेंद की तरह दिखता है, तीसरा कहता है हाइड्रोजन और हीलियम का उच्च संघनित बादल। किसका है, हाइड्रोजन और हीलियम का उच्च संघनित बादल होता है। हाइड्रोजन और हीलियम का क्या होता है, उच्च संघनित बादल होता है। क्या होता है, उच्च संघनित बादल होता है। तो मूल रूप इसका जो होता है पेरेंट मॉलिक्यूलर क्लाउड के फॉर्म में ही पाया जाता है। ठीक है, और बहुत छोटे होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि श्वेत यानी व्हाइट ड्वार्फ का कहानी है। श्वेत बामन तारे में पदार्थ का घनत्व लगभग होता है, यानी श्वेत बामन यानी व्हाइट आपका ड्वार्फ जो होता है स्टार, व्हाइट ड्वार्फ स्टार में जो आपके सब्सटेंस पाए जाते हैं उसका क्या घनत्व होगा वही आपको बताया गया है। ठीक है, तो पहले हम इसका कहानी कुछ देखते हैं, कुछ आपके बीच हम लाए हैं। कहता है द स्टार्स लाइक द सन बिकम्स आफ्टर दे हैव एग्जॉस्टेड देयर न्यूक्लियर फ्यूल्स। क्या कहता है कि कोई भी स्टार जैसे आपका सूरज है, बिल्कुल सूरज के जैसा कोई भी तारा अगर लेते हैं और उस तारे को हम क्या करते हैं कि बिकम्स आफ्टर दे हैव एग्जॉस्टेड देयर न्यूक्लियर फ्यूल्स, उसके नाभिक में जो ईंधन पाया जाता है, जैसे आपका सूरज आपका स्टार है, जो सूरज में न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं जिसके कारण आपको इतना रोशनी देता है और ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है सूरज। वैसे ही कहता है कि सूरज की तरह ही बहुत सारे स्टार्स हैं, सूरज की तरह ही बहुत सारे स्टार्स हैं। जब उसका न्यूक्लियर एनर्जी यानी न्यूक्लियर फ्यूल उसके नाभिक में जो ईंधन पाए जाते हैं वो टोटल का टोटल ईंधन अगर एग्जॉस्ट कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, सारे ईंधनों का इस्तेमाल कर लिया जाए, देखो टीवी, सारे ईंधनों का इस्तेमाल कर लिया जाए, तब क्या कहानी होगा। कहता है एक छोटे तारे को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, एक छोटे तारे को कहा जाता है। तो एक छोटा सा जो तारा होता है, एक आपके छोटे से जो स्टार्स होते हैं, जो स्मॉल स्टार्स होता है, उसका कहानी दिया हुआ है। कहता है जो अपकृष्ट इलेक्ट्रॉन पदार्थ का बना होता है, यानी जो अपकृष्ट इलेक्ट्रॉन पदार्थ होगा, यानी जो इलेक्ट्रॉन पदार्थ जब मान लीजिए न्यूक्लियर फ्यूल्स को एग्जॉस्ट करेंगे, यूज करेंगे, तो वहाँ से जो आपको इलेक्ट्रॉनिक सब्सटेंस बाहर निकलेगा,
इलेक्ट्रॉनिक सब्सटेंस जो है सो बाहर निकला। एक छोटे तारे को कहा जाता है जो अपकृष्ट इलेक्ट्रॉन पदार्थ का बना होता है, अपकृष्ट इलेक्ट्रॉन पदार्थ का बना होता है। जो इलेक्ट्रॉन को जब न्यूक्लियर फ्यूल उसको हम जलाएंगे तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन जितने, वैसे तो न्यूक्लियस में हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है, तो जैसे जैसे वहाँ से प्रोटॉन रिलीज होगा यानी भागेगा पॉजिटिव चार्ज तो निगेटिव चार्ज को छोड़ेगा, और वही निगेटिव चार्ज एकत्रित होकर इसका फॉर्मेशन करता है। अब कहता है कि अपकृष्ट इलेक्ट्रॉन पदार्थ, अपकृष्ट इलेक्ट्रॉन पदार्थ या इलेक्ट्रॉन डिजेनरेट मैटर में इलेक्ट्रॉन अपने एटम से हटकर एक गैस की तरह फैल जाता है। अब कहता है कि अपकृष्ट इलेक्ट्रॉन पदार्थ, जो आपके इलेक्ट्रॉन पदार्थ होती है या इलेक्ट्रॉन जो डिजेनरेट मैटर होता है, इलेक्ट्रॉन से डिजेनरेट, इलेक्ट्रॉन से जो मैटर, जो इस पदार्थ का इलेक्ट्रॉन से फॉर्मेशन होता है उसका कहानी दिया हुआ है। अपने एटम से हटकर, अपने एटम जो उसका परमाणु है उससे हटकर एक गैस की तरह क्या करता है, चारों तरफ फैल जाता है, एक गैस की तरह फैल जाता है। इसमें केवल न्यूट्रॉन ही बचा रह जाता है, यानी प्रोटॉन भी गायब हो गया और इलेक्ट्रॉन भी गायब हो गया। पहले इलेक्ट्रॉन गायब हुआ, देन आफ्टर प्रोटॉन गायब हुआ। अब बचा क्या, तो इसमें केवल और केवल आपका न्यूट्रॉन पाया जाता है, न्यूट्रॉन छोड़ के दूसरा नहीं कुछ पाया जाता है। कहता है ये हाईली डेंस होता है, बहुत ज़्यादा घना होता है। पूछ भी रहा था क्या, घना तो पूछ रहा था, तो ये हाईली डेंस होता है। वे अर्थ के जितने छोटे आकार में सूर्य के जितना मास रख सकता है, यानी क्या पृथ्वी का जो साइज है उस साइज में, यानी साइज पृथ्वी का होगा और मास किसका रखेगा, सूर्य का रखेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि आप अगर मान लीजिए कि एक छोटा सा, जैसे मान लो हम एक सिंपल एग्जांपल तुमको दे तो समझ में आएगा। जैसे कहने का मतलब ये है कि आप अगर लोहा लेते हैं तो 1 किलो का बटखारा इतना होता है, 1 किलो का बटखारा इतना होता है। आप कोई सब्जी लाने जाते हैं तो 5 किलो सब्जी आपका इतना बड़ा एक बोरा भर जाता है, नहीं तो एक बोरा या एक झोला हम 5 किलो सब्जी लेते हैं, और जबकि 5 किलो का बटखारा आपका इतना छोटा होता है। तो वही कहने का मतलब है कि सूर्य का जितना मास होता है उतना मास आपको इसमें पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, तो श्वेत वामन में उतना मास पाए जाते हैं, लेकिन साइज कितना छोटा होता है, तो पृथ्वी की आकृति का है। आकार आपको आकृति पृथ्वी जैसा है, छोटे आकृति का है, लेकिन मास बहुत ज़्यादा है। इसीलिए कहता है कि जब कम जगहों में ज़्यादा मास को रखा जाएगा तो उसका डेंसिटी ज़्यादा होता है। तो ये बहुत अधिक घनत्व वाले होते हैं, इतना अधिक घनत्व वाले होते हैं कि पृथ्वी के जैसे आकृति को रखने के बावजूद भी जो आपके सूर्य के मास होते हैं उतना इसका मास होता है। अब कहता है कि इसको न्यूट्रॉन स्टार भी कहते हैं क्योंकि इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। तो इसका घनत्व कितना होता है, तो 10,000 किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर ऊंचाई, यानी 1 सेंटीमीटर का अगर मान लीजिए कि आप लेते हैं श्वेत बावन, यानी ये आपका श्वेत बावन का स्ट्रक्चर हम आपको दिखा दें, ऐसा मतलब कि एक सिंपल कहानी बता दे तो ये 1 सेंटीमीटर लंबा है, 1 सेंटीमीटर चौड़ा है और 1 सेंटीमीटर ऊंचा है। तो इसका मास जो होगा वो आपको 10,000 kg हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10,000 kg इसका मास हो जाएगा, यानी पर सेंटीमीटर क्यूब मास कितना हो जाएगा, 10,000 kg हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित ग्रहों में से किसका अधिकतम ताप है। आपको ग्रह दिया हुआ है और उसका ताप पूछ रहा है कि अलग अलग ग्रह प्लैनेट जो है उसके ताप अलग अलग हैं। हमारे पास 4 ऑप्शन है, एक दिया हुआ है बृहस्पति, दूसरा दिया हुआ है बुध, तीसरा है नेपच्यून और चौथा है प्लूटो। चौथा क्या है, प्लूटो। तो एक बात मैं आपको पहले बता दूं कि प्लूटो को ग्रह के श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। प्लूटो हमारा पहले ग्रह था लेकिन अब इसको ग्रह के श्रेणी से क्या कर दिया गया है, बाहर कर दिया है। आगे एक क्वेश्चन होगा वहाँ हम समझा दिए हैं कि कब बाहर किया गया। तो अब टेम्परेचर पूछ रहा है, तो सीधी सी बात है कि जो भी ग्रह पृथ्वी के जितना, पृथ्वी कहते हैं सूर्य के जितने समीप होंगे, सूर्य के जितना करीब होगा उसका टेम्परेचर उतना ज़्यादा होगा। सूर्य से जैसे जैसे दूर भागेगा वैसे उसका वैसे उसका तापमान क्या हो जाएगा, कम होते चला जाएगा और कम हो जाएगा।
अब आपके पास क्वेश्चन है तो आपके पास सबसे ज़्यादा जो होता है वो शुक्र का होता है, मैक्सिमम टेम्परेचर होता है कितना 464 डिग्री सेल्सियस। हम आपको आंसर बता के भी निकल सकते थे, आंसर बता के भी निकला जा सकता था, लेकिन आंसर इसलिए नहीं बताते हैं कि आपको हो सकता है कि इस पूरे टॉपिक से कुछ भी क्वेश्चन दे दे, हमने ऑप्शन को ही चेंज कर देता। यहाँ पर मान लीजिए कि चारों में ये 4 ऑप्शन हो सकता है, इस चारों को बदलकर कोई और 4 कहीं से लगा देते आपके पास, ठीक है। हो सकता था क्वेश्चन में अधिकतम के जगह पर न्यूनतम तापमान डाल देते, या वैसे बात बताते जिसका तापमान माइनस में है तो 4-5 वो का माइनस में है, बाद बाकी 4 का प्लस में दिखाई दे रहा है। तो कहता है कि सबसे ज़्यादा तो वेनस का आपका शुक्र ग्रह था, उसका मैक्सिमम टेम्परेचर 464 डिग्री है। आपके पास शुक्र का कहानी इसमें नहीं है तो शुक्र नहीं होगा। दूसरा कहता है कि सबसे न्यूनतम किसका था, तो प्लूटो का था। ये पहले का कहानी था, लेकिन अब प्लूटो को ग्रह के श्रेणी में नहीं रखा गया है, प्लेनेट के श्रेणी में प्लूटो को अब नहीं रखा गया है। अब क्या होगा, तो प्लूटो का -225 डिग्री सेल्सियस था, मरकरी का 167 डिग्री सेल्सियस होता है, अर्थ का आपको 15 डिग्री सेल्सियस होता है, मार्स का कितना तो -65 डिग्री सेल्सियस, जुपिटर का -110 डिग्री सेल्सियस, सैटर्न का कितना होगा तो -140 डिग्री सेल्सियस, यूरेनस का कितना -195 और नेपच्यून का कितना -200 डिग्री सेल्सियस, और सबसे कम किसका था, प्लूटो का -225 डिग्री सेल्सियस था। तो ये चारों में अब सब में पूछ रहा है सबसे ज़्यादा किसका होगा, तो सबसे ज़्यादा बुध का होगा। सबसे ज़्यादा किसका होगा, बुध का होगा। सबसे ज़्यादा किसका होगा, बुध ग्रह का होगा। किसका होगा, सबसे ज़्यादा आपका बुध का होगा, ठीक है। इन चारों में जो ऑप्शन होगा उसमें सबसे अधिकतम तापमान किसका होगा, बुध का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है निम्नलिखित ग्रहों में सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर कौन है। तो सबसे पहले ये जान लो पीछे वाला क्वेश्चन में कि प्लूटो को 24 अगस्त 2006 में ग्रह के श्रेणी से बाहर कर दिया गया था। ग्रह के श्रेणी से बाहर कर दिया गया था। प्लूटो को क्या किया गया था, 24 अगस्त 2006 को ग्रह के श्रेणी से बाहर कर दिया गया था। तो प्लूटो आपका क्या हो गया, बाहर हो गया। प्लूटो आपका बाहर हो गया। अब पूछ रहा है कि निम्नलिखित ग्रहों में सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर कौन स्थित है। तो ऐसे भी क्वेश्चन हम इससे पहले आपको करवा चुके हैं। ऐसा क्वेश्चन हूबहू ऐसा ही क्वेश्चन था, वहां भी करवाए थे। तो आपको कहता है तो ये आपका सन है, तो कहता है निम्नलिखित ग्रहों में सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर कौन है। तो हम दूरी के हिसाब से सजा दिए। ये सूर्य है, तो सूर्य से आपका जो दूरी दिया गया है सबका, वो दूरी आपको दिखाई दे रहा है। सूर्य से यहाँ ये है, सबसे नज़दीक आपको बुध है, बुध के बाद आपका क्या है तो शुक्र है, शुक्र के बाद क्या है तो पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद क्या है तो मंगल है, मंगल के बाद क्या है बृहस्पति है, बृहस्पति के बाद शनि है, और शनि के बाद आपका अरुण है, और सबसे लास्ट में कौन है, वरुण। तो पृथ्वी से सबसे अधिक दूरी पर आपका कौन सा ग्रह है, तो इन चारों में ऑप्शन देखना होगा। तो सबसे ज़्यादा दूरी का है तो नीचे से चेक करते हैं, क्या वरुण सबसे ज़्यादा दूरी पर है। चारों ऑप्शन में वरुण कहीं है तो नहीं है। वरुण के बाद अरुण है, तो अरुण चारों ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है, अरुण कहीं है नहीं है। अरुण के बाद आपका क्या है तो शनि है, अरुण के बाद क्या है शनि है, तो अरुण के बाद शनि है। ऑप्शन प्लूटो तो होगा नहीं, प्लूटो ग्रह के श्रेणी में नहीं है, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो शनि इज द करेक्ट ऑप्शन। यानी सबसे ज़्यादा दूरी पर वरुण है, वरुण से पहले अरुण है, अरुण से पहले शनि है, शनि से पहले बृहस्पति, बृहस्पति से पहले मंगल, मंगल से पहले पृथ्वी, पृथ्वी से शुक्र, और शुक्र से बुध। तो जैसे जैसे हम जा रहे हैं नीचे वैसे वैसे इसका दूरी बढ़ रहा है। तो सबसे नज़दीक अगर पूछता तो सबसे नज़दीक बुध होता, और सबसे अधिक दूरी पर कौन होगा तो आपका वरुण होगा, ठीक है। बाद बाकी किस सीरीज में है वो आपको समझ में आ रहा होगा, तो इससे आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ तक कुछ करने के बाद एक थैंक यू तो बनता है। तो आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं वो सिस्टमेटिक वे से करते रहे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर मे भी प्रॉब्लम आपको होता है, कहीं से कुछ हेजिटेशन आता है, तो बेहिचक बिना संकोच किए हुए विदाउट हेजिटेशन आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जहाँ जो मैटर जिस टॉपिक पर जिस सब्जेक्ट में जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप डायरेक्ट हमको कमेंट करके भी बता सकते हैं, नहीं तो नीचे में आपको व्हाट्सअप नंबर दिया गया है,
वहाँ से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो आपके आस पड़ोस या आपके फैमिली मेम्बर्स में बहुत सारे बच्चे होंगे जो 8, 9, 10th के क्लास करते हैं या 11, 12th का क्लास करना चाहता है ऑनलाइन सेक्टर पर भी या ऑफलाइन या यूट्यूब के माध्यम से करना चाहता है, तो वो भी कांटेक्ट कर सकता है, उसको भी आप प्रीफर कर सकते हैं। और कहीं से प्रॉब्लम नहीं होने को आप देख रहे होंगे कि उसका भी कंटेंट अब आपके बीच आने लगा है। तो चलिए टी ब्रेक ख़त्म करके काम शुरू करते हैं। आगे क्या कहता है कि हेली धूमकेतु, बहुत सारा क्वेश्चंस नया नया है। कहता है हेली धूमकेतु जो कि पिछली बार 1986 में देखा गया था अब दिखाई देगा। यानी हेली धूमकेतु जो है वो आपको 1986 में दिखाई दिया था। अब पूछ रहा है कि 1986 के बाद इसको हम कब देखेंगे, वही कहानी आपसे पूछा जा रहा है। तो पहला पॉइंट हम लिखे हैं कि 75 से 76 वर्ष के अंतराल में पृथ्वी पर नजर आता है। यानी ये आपको एक बार जब दिखाई दिया तो दूसरा बार ये कब दिखाई देगा, तो 75 से 76 साल के बाद, यानी 75 और 76 साल पर एक बार दिखाई देता है। जैसे मान लो अभी 2023 चल रहा है, तो 2023 में अगर ये दिखाई दे देगा तो 75 साल इसमें जोड़ दो तो 2097 में दिखाई देगा। कब दिखाई देगा, 2097 या 98 में आपको ये दोबारा नज़र आएगा, उससे पहले नज़र आने वाला नहीं है। 23 चल रहा है, 23 में दिखाई दिया तो 97 या 98, 2097 या 98 में दिखाई देगा, उससे पहले नहीं दिखाई देगा। तो दिखाई कब दिया था, 1986 में। कहता है यह एकमात्र लघु अवधि धूमकेतु है। लघु अवधि यानी क्या, कम समय में, यानी ये एक ऐसा धूमकेतु है जो कम समय में घूमता है। लघु अवधि धूमकेतु है जिसे पृथ्वी से ओपन आइज से साफ साफ देखा जा सकता है। यानी ये इतना छोटा है, इसकी अवधि भी छोटी है, कम समय लगता है। और इस धूमकेतु को हम पृथ्वी से नंगे आंखों से, जैसे हम लोग किसी चीज़ को देखते हैं, रोड पर चलते हैं, ऐसे ही नॉर्मली रहते हैं, तो बिना चश्मा, बिना माइक्रोस्कोप, बिना टेलीस्कोप, ये सब विदाउट किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की मदद से वो देख सकता है जिसका आंख बिल्कुल ठीक हो। ऐसा नहीं कि किसी को चश्मा लग रहा है, आंख खराब है, तो वो इसे देखेगा, अंधेरा तो थोड़ी दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। लेकिन जो ठीक होगा वो आसानी से आप नॉर्मल वे से इसे आपको देख सकते हैं। किसको, हेली धूमकेतु को आप आराम से देख सकते हैं, जो पृथ्वी से साफ साफ नजर आता है, बिना किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, कोई भी प्रकाशीय तंत्र की आवश्यकता नहीं होती है। जो मानव जीवन में 2 बार दिखाई देता है, मनुष्य के जीवन में 2 बार, अब तो 1 बार। हाँ, मनुष्य जीवन में 2 बार इसलिए कि मान लो कोई जन्म लिया और 2, 4, 5 साल में देख लिया, तो फिर 75, 80 वर्ष जिएगा तो मरते वक्त एक बार जन्म लेने के पश्चात, जन्म लेगा, थोड़ा अक्ल होगा, 2, 4, 5 साल में दिखा देगा दादा नाना नानी, तो देख लेगा। एक के बार मरणासन अवस्था में, जब दादा की अवस्था में रहेगा तब पोता को दिखाएगा। एक बार पोता बन के और नाती बन के देखा था, और दूसरा बार नाती और नाना और दादा बन के देखेगा। तो ये इसका एक अवधि है 75 से 76 साल। तो मनुष्य अपने जीवन काल में इसको 2 ही बार देख सकता है। अब कहता है कि इसके परिक्रमा का जो चाल होता है वो 76 वर्ष होता है। यानी एक परिक्रमा, एक चक्कर लगाने में इसको कितना साल लगता है, 76 साल लगता है। खोज करता है, इसको खोजने का काम कौन किया था, तो एडमंड हेली किया था। इन्हीं के नाम पर इसका नाम हेली धूमकेतु रखा गया है। एडमंड हेली ने इसको खोजा था। कहता है इसका त्रिज्या कितना होता है, तो 5.5 किलोमीटर इसका त्रिज्या होता है। और खोज का वर्ष क्या था, तो 1758 ईस्वी में इसको खोजा गया था। तो हेली धूमकेतु से आपके कोई भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको 86 में दिखाई दिया था, तो 14 बरस उधर और 62 बरस इधर, यानी लगभग 75-76 साल। कौन सा ऑप्शन होगा, तो 62 के करीब होगा, 62 के करीब आपका हो जाएगा। वैसे आप देख लीजिएगा तो 86 से 14 साल ही हो गया, 14 साल ही या 18 साल में दिखाई देगा नहीं। यहाँ 42 है और 42 और 10 52 और 4 56 दिखाई देगा नहीं। यहाँ 22 है और इधर आपका 86 है, 22 और 14 जोड़ दीजिएगा तो कितना, 36 साल। आपका अप्रोक्सीमेट जो सुपीरियर आंसर होगा क्या होगा, 2062 में दिखाई देगा। तो 62 तक तो तुम लोग जिंदा रहेगा ही, हम भी जिंदा रहेंगे। तो 62 में हम लोग धूमकेतु को क्या कर सकते हैं, हेली धूमकेतु को आसानी से देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेरा आगे का क्वेश्चन क्या कहता है, बिग बैंग सिद्धांत किसने बनाया था, तो बेटा हबेल ने बनाया था। बिग बैंग सिद्धांत का कहानी बताते हैं। एक अमेरिकन टेलीविजन
सिट कौन है जो क्रिएट किया गया था चुक लोरे के द्वारा और आपका बिल प्रेडी के द्वारा, जिसमें स्टीवन मोलारो भी शामिल थे। और ये आपको कब पब्लिश किया गया था, किस पर, तो ऑन CBS ऑन CBS पर 24 सितंबर 2007 को प्रस्तावित किया गया था और कंक्लूड किया गया था कब, तो 16 मई 2019 को हैविंग ब्रॉडकास्ट। इसमें लगभग 279 यानी 279 एपिसोड्स जो है 12 सीजन में दिखाया गया था। 12 सीजन में दिखाया गया था। बिग बैंग सिद्धांत को किसने बताया था, तो बिग बैंग सिद्धांत को हबेल ने बताने का काम किया था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब कहता है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या होता है, तो आप फॉर्मूला पढ़े होंगे Fg बराबर क्या होता है, Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये होता है। ये आपका गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होगा। m1 क्या है, मास है, पृथ्वी का मास है कितना, 6 × 10⁻24 किलो। और m2 आपका मास, r आपका पृथ्वी का रेडियस है कितना, 6400 किलोमीटर, कितना, 6400 किलोमीटर पृथ्वी का आपका रेडियस है। तो पूछ क्या रहा था, तो ग्रथ मात्रक है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, तो कौन सा ऑप्शन होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। ये आपका जी का क्या है, स्थिरांक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, एक सरल दोलक जो आपका सिंपल पेंडुलम जो होता है का दोलन काल कहलाता है। टाइम पीरियड जो होगा सिंपल पेंडुलम का, तो टी बराबर क्या होता है, टी बराबर 2 पाई रूट अंडर एल अपॉन जी होता है। टी बराबर 2 पाई रूट अंडर एल जी होता है। तो सिंपल पेंडुलम जो होता है आपका, जो सरल दोलक है, तो उसका क्या पूछ रहा था, दोलन काल पूछ रहा था, यानी पेंडुलम का जो टाइम होता है, टाइम ऑफ रोटेशन रिवोल्यूशन, एक चक्कर जो इधर से इधर गया अब फिर यहाँ आया फिर वहाँ चला गया, तो 1 रिवोल्यूशन में या 1 रोटेशन में इधर से उधर जाने में जो उसका समय लगता है, वही पूछ रहा है कि किस पर निर्भर करता है। तो इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा, फॉर्मूला आपके सामने है, तो 2 पाई और जी, 2 पाई एंड जी, ये दोनों आपका क्या है, कांस्टेंट है। ये दोनों क्या है, कांस्टेंट है। ये दोनों आपका अचर दिया हुआ है, कांस्टेंट है। और इसमें वैरी कौन करेगा, तो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर एल, यानी लंबाई पर। किस पर, तो लंबाई, जो आपका पेंडुलम होगा उसमें जो स्ट्रिंग लगा होगा धागा का, उसके लेंथ पर डिपेंड करेगा कि लेंथ अगर मान लो ना, सिंपल सा बात है, ये यहाँ से इतना बड़ा होगा तो ई जो यहाँ से ऐसे आएगा, फिर यहाँ से ये ऐसे जाएगा, तो यहाँ से ही चला, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ पहुँचा, तो जो समय लगा। और यहाँ से छोटा रहेगा, यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ गया। और यहाँ से एक और छोटा ले लीजिए, यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आया, तो सबसे कम समय किस में लगेगा, इसमें, क्योंकि इसका लेंथ जो है ये L1 L2 L3। तो L3 आपका क्या है, ग्रेटर है, L2 आपका उससे छोटा है, L1 आपका उससे छोटा है। तो टाइम जो लगेगा सबसे ज़्यादा किस में लगेगा, तो जिसमें लेंथ ज़्यादा हो, तो टाइम आपका L3 में ज़्यादा लगेगा, L2 में टाइम आपका उससे कम लगेगा, और L1 में टाइम आपका उससे भी कम लगेगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि इसका कहानी आपको, तो एक सरल दोलक का दोलन काल निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, तो लंबाई पर। किस पर निर्भर करता है, तो ये आपका लंबाई पर निर्भर करने का काम करता है। समझ में आ गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, एक गतिशील पिंड में आवश्यक रूप से नहीं हो सकता है। एक गतिशील जब होगा, कोई भी चीज़ जब गतिशील होगा, तो गतिशील में क्या नहीं हो सकता है, तो गतिशील में क्या कहता है कि वेग बारे गति में है तो वेग होगा ही, ठीक है। समवेग, मास गुने वेलोसिटी होगा ही, ठीक है। मास वेलोसिटी इसमें भी है। गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी होंगे ही, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² गतिज में है, तो ठीक है। स्थितिज ऊर्जा नहीं होगा, गतिज में क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा mgh, ये आपको नहीं होगा, ठीक है। तो कह रहा है कि कौन नहीं हो सकता है, तो गतिज ऊर्जा नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 6 ओम का 4 प्रतिरोधक को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक 12 वोल्ट विद्युत विभवांतर लगाया जाता है। तो किस में जोड़ा गया है, तो आर आपका 4 गो है, दो चारों को सीरीज में जोड़ा गया है। तो आर इक्विवेलेंट जो होगा, तुल्यांकी अवरोध जो होगा वो क्या होगा, 6 + 6 + 6 + 6 यानी क्या,
24 ओम के बराबर हो जाएगा। आपको भी आपका कितना दिया हुआ है, तो 12 वोल्ट दिया हुआ है। पूछ रहा है कि इससे करंट कितना बहेगा, तो प्रत्येक से कितना करंट, सीरीज में है तो सब जगह करंट समान होगा, सीरीज में है तो सब जगह करंट क्या होगा, समान होगा, यानी चारों रेसिस्टेंस से जो करंट जाएगा वो बिल्कुल समान जाएगा। तो आई बराबर, तो ओम्स के नियम से क्या होगा, V बराबर आई आर, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन आर हो जाएगा। V आपका कितना दिया हुआ है 12 वोल्ट, आर कितना दिया हुआ है 24। अब काट दीजिए तो 1/2 आ गया, यानी 0.5 एम्पियर। यानी आप सीरीज में है तो प्रत्येक रेसिस्टेंस से कितना करंट पास करेगा, तो 0.5 एम्पियर करंट पास करेगा। कितना करेगा, 0.5 एम्पियर करंट पास करेगा। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 115 वोल्ट का 115 वोल्ट का 1 किलोवाट विद्युत सिकरी को गलती से एक 230 वोल्ट की विद्युत लाइन से जोड़ दिया जाता है, जिसमें 15 एम्पियर फ्यूज है। तब पूछ रहा है कि क्या होगा। तो सबसे पहले आपको वोल्टेज कितना दिया हुआ है, पावर भी दिया हुआ है कितना, तो आपको 115 वोल्ट, और P आपका कितना दिया हुआ है, तो 1 किलोवाट दिया हुआ है, यानी 1000 वाट आपका दिया हुआ है। ठीक है। अब आपसे पूछ क्या रहा है कि इसको जोड़ दिया जाता है 230 वोल्ट वाले से। तो V और P पता है, तो V और P से हम क्या निकाल सकते हैं, फटाफट इस क्वेश्चन को आगे अटेम्प्ट कीजिए, बहुत छोटा क्वेश्चन है। V और P से हम क्या निकालेंगे, R निकाल लेंगे। R बराबर क्या होगा, R बराबर हो जाएगा V² अपॉन P। V आपका कितना दिया हुआ है, तो 115, तो 115 गुने 115 अब बटा कितना हो जाएगा, पावर 1000। ये आपका रेसिस्टेंस आ गया। अब क्या किया गया है कि इस रेसिस्टेंस को इस वोल्टेज से जोड़ दिया गया, फिर आपका वोल्टेज 230 वाला से जोड़ दिया गया है। तो यहाँ से R निकालो, तो V बराबर आई आर होता है, V बराबर आई आर होता है, तो I बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन आर हो जाएगा। तो I निकाल लीजिए, तो I बराबर क्या है, V अपॉन आर हो जाएगा। तो V आपका कितना है 230, I कितना है 115 गुने 115 गुने कितना 1000। तो ये आपका करंट आ जाएगा। अब 15 एम्पियर का फ्यूज है, पता चल जाएगा। ज़्यादा करंट होगा तो फ्यूज गल जाएगा, कम करंट होगा तो फ्यूज नहीं गलेगा। वही आपको पूछ रहा था क्या है नहीं है, देख लेते हैं। काटिए इसको, तो काटिएगा तो 23 से काटो, 23 इकाई 23, 23 से काटिएगा तो 5 बार में कट जाएगा। ठीक है। फिर 5 से काटो तो 5 दूनी 10 हो गया। फिर इसको 5 से काटो तो 5 दूनी 10, 0 0, और 5 से काटो तो 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 23 आ जाएगा। ठीक है। और ये हो जाएगा 400 अब बट्टा आपका 23, 400 बट्टा 23 आ गया। अब इसको भाग दीजिए तो लगभग आपको कितना आ जाएगा, 400 को 23 से भाग दे दीजिए, अपने समझ में आ जाएगा। 400 डिवाइडेड बाई 23 लगभग कितना आएगा, तो 418, 18 समटाइम्स 18 कुछ आएगा। भाग दीजिए तो फटाफट इसको चेक कर लीजिए कितना आ रहा है, जल्दी भाग दीजिए कितना आया। कितना आ जाएगा, लगभग आपको एक बार में 23 कितना आ गया, 17, 170, 7 21, 7 दूनी 14 और 2 16, यानी 9 0 17 4, हाँ लगभग मान लो ना 17.4 कितना आ जाएगा, 17.4 एम्पियर। अब देखिए इससे करंट कितना आएगा, 17 एम्पियर का। फ्यूज कितना एम्पियर का लगाया गया है, 15 एम्पियर का। फ्यूज का कैपेसिटी है कि 15 एम्पियर तार उसे पास करता है। करंट कितना पास कर रहा है, तो 17 एम्पियर। तो क्या होगा, 1 किलोवाट उष्मा से कम उष्मा देगा, 1 किलोवाट उष्मा देगा, 1 किलोवाट उष्मा से अधिक उष्मा, फ्यूज उड़ा देंगे, फ्यूज उड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्यूज आपका गल जाएगा। ज़्यादा करंट आएगा, फ्यूज आपका क्या हो जाएगा, गल जाएगा। तो एक बहुत ही छोटा सा खूबसूरत सा जो आपका फिजिक्स का लेक्चर था उसका लास्ट हुआ। इस लेक्चर को भी हम लोग समाप्त कर दीजिए। आप लोग स्लोली एंड स्टडी जैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं वैसे प्रैक्टिस करते रहिए। कहीं भी प्रॉब्लम हो कुछ भी हो तो इसको पॉज करके एक एक करके रिवाइज करेंगे, एक एक क्वेश्चन पढ़ेंगे। आगे भी आपको कंटिन्यू जो है बहुत सारे लेक्चर जब तक आपका परीक्षा नहीं हो जाता है आते रहेगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, ओके, वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।